साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, आज नया साल शुरू हुआ है। सन 2022, उसका पहला दिन शनिवार। आप सभी के परिवारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, जानने वालों को, भारत और भारत के बाहर विश्व के सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। ये नया साल आपका सभी का शुभ हो, आपके जीवन में खुशहाली लाए, सुख लाए, तरक्की लाए और आपके सभी के दुख दूर हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये जो नया साल है, स्वाभाविक है, हर किसी की कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ आशाएं होती हैं और इंसान यही कामना करता है कि उसकी ये उम्मीदें, उसकी ये आशाएं पूरी हों। प्रयास भी करता है उसके लिए। कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, किसी की हो जाती हैं, किसी की नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी इंसान को प्रयास जारी रखना चाहिए। 2021 में जो हम सबके साथ में घटा है, विशेषकर मैं भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूं, अपने देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, हम सब उससे वाकिफ हैं। और जो 2021 में घटा है, निश्चित रूप से उसकी छाया 2022 में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक साल खत्म होता है, दूसरा साल शुरू होता है, एक दिन खत्म होता है, फिर शाम आती है, रात होती है, फिर सुबह आता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ठीक इसी तरह से जो 2021 में बीता है, जो कुछ रहा है, जो कुछ हुआ है, वो पीछा आपका हमारा 2022 में भी छोड़ेगा नहीं। जहां तक मैं देख रहा हूं, मुझे जो समझ में आया है, या यूं कहें कि मेरा जो अपना अनुभव है, 2019 से, हालांकि हम संघर्ष बहुत पहले से कर रहे हैं। 2017 में हमने आंगनवाड़ी जो बहनें हैं उनके लिए संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख आंगनवाड़ी बहनें हैं। उनका संघर्ष चला ठीक 60 दिन तक। आखिर में बिना किसी सफलता के वो खत्म हुआ। किस तरह से खत्म हुआ ये भी हमें मालूम है, क्या कारण रहा सब जानते हैं। वो खत्म हुआ। उसके बाद 2017 में यूपी में चुनाव हुए और उसके बाद यूपी में नई सरकार शुरू हुई, जिसके अब इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। उसके 5 साल खत्म होने वाले हैं, अब चुनाव होने जा रहे हैं। क्या क्या 2018 में घटा, बल्कि यूं कहें कि 2016 में जब नोटबंदी हुई और उसके बाद 2017 में जब जीएसटी आया, देन उसके बाद में जो सारी चीजें चलती रहीं, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। क्यों नोटबंदी की गई, क्या कारण बताए गए और उसके पीछे छुपे हुए क्या कारण थे। बताया तो गया कि काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद, ये 4 चीजें कही गई कि इनको खत्म करना है, इसके लिए नोटबंदी की गई है। हकीकत आप भी जानते हैं, 2017 में चुनाव था उत्तर प्रदेश में, और जो सामने पार्टी थी सपा बसपा, उन सब का जो पैसा है वो सब पैसा बेकार करना था, इसलिए नोटबंदी की गई। इसके अलावा इस देश के लोगों को
पूरी तरह से आर्थिक रूप से बेकार करना था, ताकि उन्हें गुलाम बनाया जा सके, जो मुख्य उद्देश्य है बीजेपी और आरएसएस का। उसके लिए नोटबंदी की गई, लेकिन बताया यह गया कि काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जाली नोट सब। और आज आप सब जानते हैं, काला धन अगर खत्म हो गया था तो आज कैसे निकल रहा है काला धन। कानपुर में पीयूष जैन का देखा ही आपने। पीयूष जैन जो है उसको इसलिए उसके यहां छापा मारा गया, मारना तो किसी और के यहां था जिसके यहां अब चल रहा है। पुष्पराज जैन जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, लग गया पीयूष जैन के यहां पर, और पीयूष जैन बीजेपी का ही आदमी निकला। और जब पता लगे कि भाई अपना ही आदमी है, उससे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री की भाषा देखिए कि कह रहे बक्से भर भर के नोट निकल रहे हैं। किसके हैं वो नोट? समाजवादी इत्र। मतलब प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, चीजें कंफर्म हैं या नहीं है, बिना कंफर्मेशन के प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। और बाद में जब पता लगी तो अपने आदमी पकड़ लिया, तो अब कैसे करें? तो तब उसको कह दिया भैया ये तो इसी का धन है, बस इसने जीएसटी से छुपाया था, जीएसटी न देनी पड़े उसकी वजह से छुपाया था इसने, है इसका जो एक नंबर का है ये सारा पैसा, तो जीएसटी वो दे देगा, बात खत्म। आप जानते हैं किस तरह से 200 करोड़ रुपया अब उसकी यह हालत हुई। इसके अलावा मतलब किसी को भी बदनाम करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें कही। तो अब ये सिर्फ एक सवाल ये पूछा जाए कि अगर नोटबंदी काला धन खत्म करने के लिए आए थे तो ये कहां से आ रहा है काला धन? और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट देखी होगी, और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत के 8000 के लगभग लोग हैं, 8000 से थोड़े से ज्यादा ही हैं, जिनका धन विदेशों में है। तो विदेशों में तो काला ही धन होगा, रिपोर्ट ऐसी बता रही है। वो 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का। वैसे भी जो कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि जो स्विस बैंक में जो काला धन था वो जितना पहले था 2014 में, अब उससे दुगना हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि जो था कि काला धन खत्म हो जाएगा इसलिए नोटबंदी की गई है, वो बिल्कुल झूठ थी। आतंकवाद खत्म हो जाएगा इसलिए नोटबंदी की गई है, वो झूठ था। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इसलिए नोटबंदी की गई है, वो झूठ था। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही भ्रष्ट हो, सरकार ही भ्रष्ट हो, तब आप क्या करेंगे? और अब तो बड़ी बड़ी और भी चीजें निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये एक पत्रकार को मैंने सुना, वो कह रहे हैं बहुत ही गंभीरता से उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्ट ये मुख्यमंत्री, इतना तो भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, क्योंकि उनके नीचे सारे के सारे मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भैया सरकार उनके हाथ में है तो विरोधियों के यहां छापे मार रहे हैं, अगर उनके यहां छापे पड़ जाए, पता लग जाए कितना भ्रष्टाचार है, तो ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। जाली नोट में बार बार बता चुका हूं कि एक हफ्ते बाद ही 2000 के जाली नोट आ गया। आज की तारीख में जब सरकार कहती थी कि 400 करोड़ रुपए का जाली धन है, आज की तारीख में वो कई हजार करोड़ का जाली नोट भारत में है। तो 2016 में यह हुआ जीएसटी, एक कर एक देश। आज भी कई कर इस देश में लागू हैं, सबको मालूम है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एक कर और एक देश वाली बात है, सारा झूठ। मतलब मैं आपको धीरे धीरे यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोलती है। शब्द बड़े अच्छे गढ़े जाते हैं, बड़े खूबसूरत गढ़े जाते हैं, लेकिन होता सब कुछ झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके अलावा आप आगे आ जाइए, तो जैसे हमने बताया 2017 में आंगनवाड़ियों के साथ आंदोलन किया हमने। वो आंदोलन में हम इसलिए साथ रहे कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2016 में 2017 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में यह कहा था कि 100 दिन में हम आंगनवाड़ी जो है उनकी समस्या का समाधान करेंगे और उनका मानदेय बढ़ाएंगे। 100 दिन तो कही, अब 5 साल पूरे हो गए, कुछ नहीं बढ़ा, उनको कुछ नहीं मिला। 2018 और फिर 2019
2019 में किस तरह से पुलवामा कराया गया और किस तरह से चुनाव जीता गया ईवीएम में घोटाला करके, सबको मालूम है, सब जानते हैं, कोई कहे ना कहे। और उसके बाद जिस दिन 30 मई 2019 को मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, हम उसी दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ईवीएम के विरोध में हमने आंदोलन किए, जंतर मंतर पर हमने 5 बार धरने दिए, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, कोई उसका परिणाम नहीं निकला। उसके बाद में 2020 आया और आप सब जानते हैं कि 2019 के लास्ट में 15 दिसंबर 2019 को किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बेगुनाह पढ़ने वाले बच्चों पर लठ बरसाया गया, लड़के हो लड़की हो। और फिर उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ सीए एनआरसी को लेकर, जो लगातार 100 दिन से ज्यादा चला आंदोलन, और कोरोना का जब जिस समय झूठ फैलाया गया, उस झूठ के माध्यम से उस आंदोलन को खत्म किया गया। उस आंदोलन में हम शुरू से लेकर आखिर तक शामिल रहे, लोगों को बताया कि सरकार कह क्या रही है और कर क्या रही है, सरकार की नीयत कितनी खोटी है, प्रधानमंत्री गृहमंत्री किस कदर झूठ बोलते हैं। उसी दिन से लगातार वो आंदोलन हमने किया। कोरोना आया, कोरोना में पूरे देश को बंद कर दिया। वही जैसे रात को आके 8 बजे नोटबंदी की, इसी तरह से कोरोना में आए, रात को आए, सुबह को बंद कर दिया पूरा देश। 3-4 महीने पूरी तरह से बंद रहा, धीरे धीरे खुला। क्या हालत हो गई आप सब जानते हैं। आपने सबने देखा है कि जो पिछले साल, जो 2020 में अपने ही देश के लोग, अपने ही देश में प्रवासी मजदूर कहलाए, लाखों मजदूर एक तरह से घर से बेघर ही हो गए, यहां से छोड़ छोड़ के भागे, शहरों से छोड़ के गांव में, अपने गांव में गए, पैदल सड़कों पर धक्के खाते। आपने देखा होगा किस तरह से रेल से कट गए, 15-16 लोग किस तरह से कट गए रेल से, सबने देखा है सारे नजारे। किस तरह से एक्सीडेंट हुए, सड़क पर मर गए। आपने वो भी नजारा देखा है कि जब मां मर गई रेलवे स्टेशन पर, वो बच्चा जो अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा, सबने देखा वो नजारा। ऐसा तो है ही नहीं किसी ने नहीं देखा हो। तो अपने ही देश में मजदूर मारे मारे घूमते रहे। और उसी 2020 में जिस समय देश पूरे लॉकडाउन में था, मोदी सरकार बड़े खतरनाक कानून लेकर आई। पहला कानून तो जो मजदूर हैं, उन प्रवासी मजदूर जिन्हें हम कहते हैं, उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को, उनको खत्म करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए कानून लेकर आई। जितने भी श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को खत्म किया और उसकी जगह कोड लेकर आई, श्रम कोड, 4 श्रम कोड, करीब 27 के लगभग कानून खत्म कर दिए गए। और मजदूरों को पूरी तरह से, जो कारखाना मालिक हैं, उद्योगपति हैं, उनकी दया पर छोड़ दिया। उनके जो सामाजिक अधिकार हैं, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, सब खत्म कर दी गई। उनको जो 8 घंटे काम करने का उनका नियम था, उसको बदलकर अब वो 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। लिया ही जाएगा जब खत्म ही कर दिया गया। और उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कोई पैसा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यूनियंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी श्रमिक अपने हक में, अपने अधिकार के लिए कोई आवाज ना उठा सके, उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के कानून लाए गए हैं और कहा गया है कि हम इसको सबको ठीक करें। बात हर जगह वही है कि जितने भी कानून सरकार लेके आ रही है, कह रही देश हित में लेके आ रहे हैं, राष्ट्र हित में लेके आ रहे हैं, लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ लोगों की तबाही के लिए। विशेषकर जो गरीब तबका है, दबा कुचला वर्ग है, जो श्रमिक मजदूर वर्ग है, किसान है,
उसको तबाह करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। उसी लॉकडाउन के समय में कृषि कानून भी लाए गए। 5 जून को अध्यादेश के माध्यम से वो 3 कृषि कानून लाए गए, जिनको 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद, किसानों के कड़े संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को वापस लिया। 2020 खत्म हुआ और 2020 के खत्म होते होते आंदोलन शुरू हुआ, किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में। दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में डटकर मुकाबला किया, आंदोलन किया। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाजापुर बॉर्डर हो, चाहे अपना गाजीपुर बॉर्डर हो और चाहे पलवल वाला बॉर्डर हो। किसानों ने कस के, दब के, पूरी हिम्मत और साहस के साथ पूर्णतः संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया। कई तरह के उन पर आरोप लगाए गए, कई तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, कई तरह से आंदोलन को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार सफल नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुने नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, जो उसे निभानी थी कि कानून संवैधानिक हैं या नहीं है, उसके विषय में भी कुछ नहीं। कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की, 1 चले गए, उसमें से 3 लोग रह गए। तीनों ने मार्च के महीने में, लगभग 18 मार्च को अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दे दी और उसके बाद से लेकर आज तक वो रिपोर्ट बंद सील डब्बे में रखी है। कुछ उस पर काम नहीं हुआ, कुछ भी, कोई फैसला नहीं किया। आखिरकार प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद। और अब उसके बाद में किसान, सरकार ने जिन बातों का आश्वासन दिया लिखित में, उसको मानते हुए कृषि बिल वापस हो गए। लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए, राष्ट्रपति के साइन हो गए, किसान अपने घर चले गए। और कल 31 दिसंबर, आज 1 जनवरी, नया साल शुरू हो गया। इधर कृषि बिल वापस हुए हैं, इधर एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम सबको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, वो चीज शुरू हो गई है। सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में, ये जो सत्र चला, इसी सत्र में एक कानून लेके आई है सरकार, जो कानून है कि आधार कार्ड से आपके वोटर आई कार्ड को लिंक कर दिया जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति को गंभीरता से सोचना चाहिए, अपने आप से सवाल करने चाहिए और सरकार से सवाल करने चाहिए और इस कानून का विरोध करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं इसका विरोध करना चाहिए? इसके कई आधार हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो 2021 गया है, अब 2022 जो है, इसमें लगातार अब संघर्ष चलेगा। संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ। जहां तक मजदूरों का मामला है, श्रम कानूनों का, जब तक वो श्रम कानून वापस नहीं हो जाते और श्रमिकों के हक के कानून पहले की तरह बल्कि और अच्छी तरह स्थापित नहीं हो जाते, श्रमिकों का संघर्ष चलेगा। सबको उसमें साथ देना चाहिए। इसके साथ ही अब जो एक और बात कर दी है, क्योंकि सरकार की नीयत है, एक चीज आपको जरूर समझ लेनी चाहिए हर किसी को, कि मोदी सरकार जिस एजेंडे पर काम कर रही है, उसे हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आप उस एजेंडे को भूल जाएंगे, मकसद जो है उनका, अगर उसे आप भूल जाएंगे, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, अगर उसे नहीं समझ पाएंगे, उसे भूल जाएंगे आप, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। और वो है सीधा जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी वगैरह इन सब का मानना यह है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने 2025 में,
तो 2025 में हो सकता है उससे पहले ही कोशिश करें, क्योंकि जो आखिर का वर्ष है उसको शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाने की वो एक कोशिश हो रही है, ऐसा भी है। तो उसमें घोषित करें कि इस भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करें। यह सब कुछ उसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। अन्यथा आप सोचिए जरा कि बार बार यह सरकार ऐसे कानून क्यों लाती है, ऐसा काम क्यों करती है जिससे इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी अधिकतर लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। बड़ी अजीब बात नहीं लगती कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है और सबके बावजूद इस देश में अधिकतर लोग अनपढ़ रखा जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। अगर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो चाहे जितना भी उसके लिए फंड का प्रोविजन करना पड़े, प्रावधान करना पड़े, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? चाहे वो जीडीपी का 5 नहीं 8% हो, 10% हो, 15% हो, 20% हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। तो शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार होते हुए क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही? सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि व्यक्ति को जो है अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। सरकार को उन बात में पूरा ध्यान देना चाहिए और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उन्हें वो प्राप्त होने चाहिए। पर क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है, इसी मौलिक अधिकार में एक है निजता का अधिकार। आपने देखा हो गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में 2018 में पुट्टुस्वामी कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रहे और उन्होंने आधार कार्ड को जो जिस तरह से सरकारें कंपलसरी कर रही है, इसके ऊपर एक रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट पुट्टुस्वामी जी के फेवर में की और उसमें उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को केवल फाइनेंशियल यानी वित्त यानी जो सरकारी सुविधाएं हैं केवल उसके विषय में आप जोड़ सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, यानी जहां पर आय यूं कह सकते हैं कि वित्त से संबंधित जो मामले हैं, धन से संबंधित जो मामले, बस आप उससे जोड़ सकते हैं। ज्यादा आप इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल होती है, जो पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, उससे जोड़ सकते हैं। किसी और चीज में आधार को आप कंपलसरी नहीं बना सकते, आधार कंपलसरी नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। उस सब के बावजूद भी आप कहीं जाइए, आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा, पता ना पड़े। अब आप समझ रहे हैं, इस चीज को समझे आप कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केवल जहां सरकार की सुविधाओं की बात सिर्फ उस तक वो सीमित होना चाहिए, उसके अलावा कहीं भी आधार कार्ड कंपलसरी नहीं होगा। तो आधार कार्ड कहां कहां कंपलसरी है? आप आधार कार्ड अगर आप अपना फोन लेने जाएंगे, फोन का कनेक्शन लेने जाएंगे, नया फोन लेने जाएंगे, नया सिम नंबर लेने जाएंगे, तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। बिना आधार कार्ड के देगा नहीं आपको। अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाएंगे, आधार देना पड़ेगा आपको, बिना उसके नहीं होगा। इसके अलावा और कितनी भी जगह जहां आपको आधार देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट बनवाने जाएंगे, आधार देना पड़ेगा आपको। हर चीज में हालांकि कहा यह गया था कि आधार कंपलसरी नहीं है, यह स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा पर निर्भर है। आप देना चाहें दें, न देना चाहें न दें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन बावजूद उसके हर जगह कंपलसरी हो गया, मना करते हुए भी। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार की नीयत कैसी है, कहती कुछ है, करती कुछ है, कर कुछ रही है, दिखा कुछ रही है, विज्ञापन कुछ है, हकीकत कुछ है।
ये सरकार है, तो आधार कंपलसरी हो गया। और अब ये जो कानून लाया गया है कि आधार को वोटर कार्ड के साथ में लिंक कर दिया जाए, इसमें भी यही कहा गया है कि यह स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। अब आप सोचो, और इसी तरह की एक बात की गई थी। कब की गई थी आपको ध्यान है? जब सीएनआरसी की बात हो रही थी, सीएनआरसी के विषय में भी जब एनपीआर की बात हुई थी, तो यह कहा गया था कि भाई एनपीआर में जो डॉक्यूमेंट आप देना चाहो दे देना, जो नहीं देना चाहो मत देना, किसी पर कोई बंदिश नहीं है। और मैंने उस समय भी बताया था कि अगर आप एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे उस समय तो कोई बात नहीं है, वो अपने आराम से लेगा और चला जाएगा। लेकिन क्योंकि एनआरसी जो होगी, एनआरसी के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके घर पर नहीं आएगा, आपके दरवाजे पर नहीं आएगा, वो एनपीआर के माध्यम से ही एनआरसी करेगा। क्योंकि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है, ये गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो एनपीआर का जो रजिस्टर होगा उसी के आधार पर एनआरसी करेंगे, और जब उसे खोल के बैठेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया उस पर लिखा जाएगा डी। डी का मतलब समझते हैं आप? डी, डी मीन्स डाउटफुल, यह लिखा जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अब इसका जवाब दो, अब ये डॉक्यूमेंट लाके दो। तब कहां से दोगे आप? और फिर उसी के माध्यम से व्यक्ति की नागरिकता खत्म की जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताई थी उस समय की। अगर आप YouTube पे मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं, मैंने एक एक करके समझाई, सब मिलेंगी आपको उसमें। अब भी यही बात है, आधार में देखा कंपलसरी नहीं किया गया, कह दिया गया कि आपकी इच्छा है, देना चाहो करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो। कंपलसरी नहीं बनाया गया, लेकिन कंपलसरी हो गया। इसके अलावा अब यही बात इसमें कही जा रही है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक करने की। इसमें दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह शुरू किया गया था, ये जो है आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड लिंक करने की। तो पता लगा वहां पर 70 लाख लोग, उनकी वोटें खत्म हो गई। एक बड़ी नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी, उनकी भी वोट खत्म हो गई। अब आप समझ रहे हैं? तो उसका विरोध हुआ तो उसमें से कुछ वोट कटा के 55 लाख रह गई। 55 लाख लोगों की वोटें खत्म हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अभी तक और कुछ आगे हुआ नहीं है ये रोक लगने के बाद। उसके बाद में जब यह स्थिति सामने आई तो इससे एक अंदाजा आप यह लगा सकते हैं कि जब 55 लाख लोगों की वोटें एक ही राज्य में खत्म हो सकती हैं, तो बाकी पूरे देश में जो 28 राज्य हैं वहां क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगा। कितने करोड़ लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, और जानबूझ के किया जाएगा। बहुत सी शंकाएं इसके विषय में उठाई जा रही हैं, बहुत ही जायज शंकाएं हैं जो उठाई जा रही हैं, जिनको समझना आप सबको बहुत जरूरी है साथियों। तो यह लड़ाई अब चलेगी, यह लड़ाई चलनी चाहिए। लड़ाई इसके अलावा और भी है, पर मैं इसको शॉर्ट में बता के फिर दूसरी लड़ाई की बात आपके सामने रखूंगा। तो यह लड़ाई जब चलेगी, अब इसमें कई चीजें हैं। नंबर 1, आखिर सरकार को इस आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने की जरूरत क्या है, क्यों करना चाहती है? भाई वोटर आई कार्ड में जो निजी इंफॉर्मेशन है, आधार कार्ड में निजी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार को क्यों चाहिए? क्या सरकार विश्वास करने के योग्य है? कोई भी सरकार की बात मैं कर रहा हूं, किसी एक सरकार की बात नहीं। मोदी सरकार तो, या यूं कहो भाजपा सरकार तो विश्वास करने के योग्य दूर दूर तक नहीं है। लेकिन क्या कोई भी सरकार
विश्वास करने के योग्य है? आज तक की स्थिति में कह सकते हैं नहीं। तो सरकारों को यह इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां क्यों चाहिए? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि किसी की भी निजी जानकारी सरकार हासिल नहीं कर सकती, निजता का अधिकार है, उसका मूल अधिकार है, वो नहीं ले सकती जानकारी। और उस स्थिति में कि जब सरकार कोई जानकारी लेती है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती पूरी तरह से, उसको सुरक्षित नहीं रख सकती। और वो सरकार, जो सरकार जासूसी कर रही है, करवा रही है, और इतनी उसकी आप देखिए तानाशाही देखिए, ये यूं कहें कि बेईमानी देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आ रहा है जासूसी का, पेगासस का, तो सरकार कह रही है हम नहीं देंगे आपको जवाब, आपको जो करना कर लीजिए। आप देखिए बेशर्मी देखिए, उसकी बेहयाई देखिए। वो सरकार आपकी सारी जानकारी लेना चाहती है। जासूसी किस किस की करवा रही है? वो जासूसी करवा रही है जो विपक्ष के नेता हैं उनकी, वो जासूसी करवा रही है पत्रकारों की, वो जासूसी करवा रही है वकीलों की, वो जासूसी करवा रही है आर्मी के लोगों की, आर्मी के ऑफिसर्स की, वो जासूसी करवा रही है एयरफोर्स के ऑफिसर्स की, वो जासूसी करवा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो जासूसी करवा रही है सीबीआई के ऑफिसर्स की, वो जासूसी करवा रही है आपके सीवीसी के ऑफिसर्स की, वो जासूसी करवा रही है इनकम टैक्स के लोगों की। वो सीवीसी, वो इनकम टैक्स, वो सीबीआई, वो ईडी, जो सरकार के हाथ की कठपुतली बने हुए, उसका हथियार बने हुए, उसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी जासूसी करवा रही है। यहां तक कि अपने मंत्रियों की, अपने नेताओं की भी, अपने सांसदों विधायकों को उनकी भी जासूसी करवा रही है। इस तरह से जासूसी कर, महिला पत्रकारों की जासूसी करवा रही है। और जासूसी भी उस तरह की जो आपने देखा है कि पेगासस एक इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है कि अगर आपका मोबाइल बंद है तो भी उसका कैमरा ऑन किया जा सकता है, उससे जानकारी हासिल की जा सकती है। और ये वो सरकार है जिसने भीमा कोरेगांव में करीब 15 लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में ठूस रखा, बंद कर रखा यूएपीए कानून के तहत, भीमा कोरेगांव के केस में। ये वो है सरकार, वो जासूसी करवा रही है। और वो तब है कि जब अमेरिका की एक कंपनी ने, अमेरिका की एक संस्था ने यह बार बार सिद्ध किया है, उसकी अब तक की तकरीबन 5 रिपोर्टें आ चुकी हैं, उसने यह सिद्ध किया है कि जो भीमा कोरेगांव के जो एक्यूज्ड हैं, उनके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया, इंस्टॉल किया गया, और उसके माध्यम से जाली दस्तावेज उसमें डाले गए हैं, जिसकी वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया गया। सरकार ने डाले। आप समझ रहे हैं? वो सरकार आपकी निजी जानकारियां क्यों चाहती है? क्यों दिया जाए सरकार को? वो सरकार जो इस देश को पूरी तरह तबाह करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है, उस सरकार को ये जानकारियां क्यों दी जाए? किस बात के लिए चाहिए उस सरकार को? तो ये जो मसला है बहुत ही गंभीर मसला है। दूसरा, एक जो मैंने बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 55 लाख लोग बाहर हो गए, वहीं पर 7 करोड़ 82 लाख लोगों का डाटा एक कंपनी को बेच दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। आप समझ रहे हैं डाटा की कीमत आज की तारीख में क्या? डाटा मतलब मेरी आपकी जानकारी, भाई मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है, मैं करता क्या हूं, रहता क्या हूं, मेरी बाकी सारी जो चीजें हैं, मेरा फोन नंबर क्या है, मेरा ईमेल आईडी नंबर क्या है, मेरा फेसबुक नंबर क्या है, ये सारी चीजें, ये डाटा, इसे डाटा कहते हैं। और ये किस तरह से बेचा जाता है, किस तरह के काम में आता है, किन किन कामों में आ सकता है, किस तरह से जिस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी हो, उसके खिलाफ, उसके विरोध में ये कैसे काम आ सकता है, कैसे व्यक्ति की सुरक्षा तक दांव पे लग सकती है, आप सब जानते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो डाटा बेचा गया। दूसरा, एक बहुत बड़ा तर्क,
जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सुधार की बात कर रहे हैं, इलेक्शन सुधार में यह बात कही जा रही है कि यह इसलिए हम लिंक कर रहे हैं, बड़े मजेदार तर्क दिए गए हैं, आप देखेंगे बड़े हास्यास्पद, इसके अलावा है भी नहीं। मोदी सरकार के पास में हास्यास्पद काम करने के अलावा कुछ है ही नहीं, कोई गंभीर काम तो है ही नहीं। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि जब आधार कार्ड और वोटर कार्ड लिंक हो जाएंगे तो जो जाली वोट हैं वो हट जाएंगी, जाली वोटें इससे हट जाएंगी। तो आप ये पूछा जाए कि इसके लिए आधार कार्ड लिंक करने की क्या जरूरत है? अगर जाली वोट ही हटनी है, आज की तारीख में तो वोटर आई कार्ड पर फोटो होता है, आधार पर तो होता ही है। और अभी आधार ही अपने आप में कंप्लीट रूप से सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो वो है, एक जो संस्था जो आधार कार्ड को देखती है, वो खुद कहती है कि आधार ही सुरक्षित नहीं है। उसके साथ में आप जोड़ रहे हैं, इसको क्यों जोड़ रहे हैं? अगर इलेक्शन वाली वोटें जो है, मतलब वोट फर्जी वोट बनती हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर को आप इंप्रूव कीजिए ना, कि जिसमें फोटो भी है, नाम भी है, सारे भी है। अगर उसका कहीं डबल होता तो फोटो से तो हो ही सकता ना आइडेंटिफाई, तो तुरंत वो फोटो से आइडेंटिफाई हो जाए। और अगर उसका कहीं भी बना हुआ है तो वो एक जगह ही रह जाए, बाकी सब जगह से खत्म हो जाए। आप उसको डेवलप कीजिए ना। आप इसको लिंक कैसे कर रहे हैं? इससे लिंक करके क्या होगा जबकि आधार ही सुरक्षित नहीं है? और किस तरह से आधार के माध्यम से ही आपके अकाउंट तक पहुंचा जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा जा सकता है, उसमें पैसे डाले जा सकते हैं, उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। यह भी पीछे दिखाया गया है। बाकायदा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने वो सारा सब कुछ करके दिखाया था एक बार, सारी चीजें हैं। तो आप कैसे इसके साथ में लिंक कर देंगे? तो जो तर्क है सरकार का कितना हास्यास्पद है आप समझ सकते हैं सारी चीजें। इसके अलावा इनको क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, आप इसको समझें। देखिए आधार जो है, मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, उससे आप समझेंगे कि कहानी क्या है। आधार कार्ड जो है आपका, वो आधार कार्ड केवल आपका जो पता है, व्यक्ति का पता है, वो सिर्फ पते से संबंधित है, वो रेजिडेंस का प्रूफ है, वो उसके अलावा किसी और चीज का प्रूफ नहीं है। यूं कहो कि नागरिकता का प्रूफ वो नहीं है। और जो आपका इलेक्शन कार्ड है, जो इलेक्शन कार्ड है वो क्या है? वो तो नागरिकता का प्रूफ है, क्योंकि जो नागरिक है उसी को तो इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, किसी और को तो अधिकार है नहीं। मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूं, इसको जरा देखें। ये आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, आधार कार्ड के पीछे ये देखें, इसको आपको समझ में आएगा। आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ये देखें, दिखाई दे रहा होगा, मैं समझता हूं काफी क्लियर, ऊपर आधार लिखा हुआ है। ये आधार कार्ड हर कोई अपने आधार कार्ड में देखे, उसके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। और साथियों, जो आपका इलेक्शन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, वोट का अधिकार केवल नागरिक को होता है, किसी और को नहीं होता। हमारे यहां रहने वाले तो बहुत हो सकते हैं, नागरिक सब नहीं है। दुनिया भर के लोग यहां रहते हैं, नागरिक सब नहीं है। उनके आधार हो सकते हैं, उनके पहचान प्रमाण पत्र हो सकते हैं, लेकिन आधार नहीं है, उनके वोटिंग राइट नहीं है। तो जो नागरिक का अधिकार है उसको आप ऐसे उससे पहचान पत्र से जोड़ रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नियत क्या है? नियत यह है कि इसके आधार पर आप जिन लोगों को चाहते हैं उन लोगों का वोटिंग राइट खत्म कर दें। यह नियत है असली। यहां तक कि जस्टिस एमएस कृष्णा करके हैं, जस्टिस कृष्णा जो है, उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने किया तो उसका बड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, यह उसका सुझाव बिल्कुल गलत है। आधार को वोटर आई कार्ड के साथ में
यह इलेक्शन रिस्क के साथ में जोड़ना ठीक नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। एक जज इस बात को कह रहा है, यह उनका कहना है जज साहब का, और उनके बड़े आधार हैं। जैसे मैंने आपको चीजें बताई कि किन किन वजह से वो सब कह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसा वो कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है, आपकी मर्जी है, आप जोड़ो मत जोड़ो, तो इसका मतलब जब नहीं जोड़ेगा कोई, और जब वोटिंग पड़ रही है, पड़ रही है, और वोट के समय जो पोलिंग पार्टी है, जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसने कहा कि भैया अपना वो दिखाओ, आपका आधार के साथ में लिंक है कि नहीं है, तब क्या करेंगे आप? क्या झगड़ेंगे आप? क्या होगा? उसी झगड़े में आपका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, रह जाएंगे आप वोट डालने से, और वो जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा। मकसद सिर्फ एक है कि कानून का सहारा लेकर किसी भी तरह से अधिक लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए, विशेषकर वोटिंग अधिकार से वंचित किया जाए, लोगों को अशिक्षित बनाया जाए, शिक्षा खत्म कर दी जाए, और साथ में लोगों को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाए, उनको बेरोजगार कर दिया जाए, ताकि वो न चलने के काबिल रहे, न लड़ने के काबिल रहे, न आवाज उठाने के काबिल रहे। इसलिए सारी चीजें लगातार हो रही हैं। देश के बड़े 500 बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार, साहित्यकार, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जुडिशरी के लोगों ने मिलकर बाकायदा 1 सितंबर 2021 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक वो दिया रिप्रेजेंटेशन, इसी के विरोध में कि आधार के साथ इसको लिंक ना किया जाए। सारी चीजें उसमें बताई हैं उन्होंने, एक एक करके हर चीज गिनाई है, लेकिन न इलेक्शन कमीशन माना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो गुलाम है। मुझे इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, गुलाम है, सरकार की गुलामी कर रहा है। कभी टीएन शेषन साहब इलेक्शन कमिश्नर थे, जिस समय पता लगी कि इलेक्शन कमीशन भी कोई चीज होता है, सरकार की एक बात नहीं मानी, और संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक चीजें थी उनको लागू कराया, कोर्ट के माध्यम से भी लागू कराया। एक वो इलेक्शन कमिश्नर थे, और एक इस समय इलेक्शन कमिश्नर हैं। लगातार आप देख रहे हैं, गुलामी करने के अलावा कुछ काम नहीं है। जाते हैं उत्तर प्रदेश में देखने, तो मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, और जब हल्ला मचता है तो मर्सिडीज गाड़ी हटा दी जाती है, और वो मर्सिडीज गाड़ी भी सरकारी नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी भी किसी की है, प्राइवेट की, और उन गाड़ियों के भी चालान वगैरह हो रहे हैं। उनके गाड़ियों के जो है ना वो पॉल्यूशन वगैरह के पेपर कंप्लीट नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी है। जब हल्ला मचता है, मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, तो उनकी जगह हटा के इनोवा गाड़ी लगा दी जाती है। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है? यह है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्यों चाह रहा है, क्यों खेल रहा है? यह वही इलेक्शन कमीशन है जिसको प्रधानमंत्री के यहां से जो मुख्य सचिव है वो बुलाते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन वहां जाता, बात करते हैं। क्या जरूरत है भाई? प्रधानमंत्री से, सरकार से इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना है? इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से संवैधानिक एक संस्था है, उसे अपने हिसाब से अपने दायरे में काम करना चाहिए। उसे क्या जरूरत है सरकार के यहां जाने की? प्रधानमंत्री बुला रहे तो आप जा रहे हैं, यह स्थिति हो रही है। तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, ये सारी चीजें जानते हैं। अब इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, तो ये सिर्फ मैं जो आज आपके सामने बातें रख रहा हूं कि नया साल जरूर हुआ है, लेकिन संघर्ष हमारा सबका जारी है। और इस संघर्ष में मैं तभी एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूं, फिर कहता हूं साथियों, संघर्ष हमें तब तक करना है जब तक इस देश को जिस दलदल में यह फंस चुका है वहां से बाहर निकाल के नहीं लिया है। और उस दलदल से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा काम करना पड़ेगा, बीजेपी को पूरी तरह से परास्त करना पड़ेगा चुनावों में। उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों में पूरी तरह से परास्त करना पड़ेगा, प्रदेश को बचाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। और उसके बाद में 2024 में देश से जब लोकसभा चुनाव हो, उसमें पूरी तरह से बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तभी यह संघर्ष हमारा कुछ हद तक कामयाब होगा साथियों। बहुत बड़ा काम करना है। एक तरफ बड़े बार बार ये चीजें कहनी पड़ती हैं, आपके सामने मैं ये रख रहा हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे बड़ा
वो होता है, दुख होता है कि जब कोई व्यक्ति जो सरकारी खर्चे पर अपना काम करता है, ये यूं कहें कि सरकारी पैसे को बर्बाद करता है। तो प्रधानमंत्री से एक बात ये पूछ ली जाए कि जितनी भी तुम रैलियां कर रहे हो, प्रधानमंत्री तो एक चुनाव जीवी ही हो गए हैं और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री से पूछ लिया जाए कि तुम जितनी भी ये रैलियां कर रहे हो, सब चुनावी रैलियां हैं, लेकिन सरकारी खर्चे पर हो रही हैं, और सरकारी खर्चे पर भी बाकायदा जिस जगह होती है उस जगह का डीएम, उस जिले का डीएम बाकायदा आदेश निकालता कि इतनी सरकारी बसें चाहिए रोडवेज की प्रधानमंत्री की रैली के लिए, वहां से वहां, और उसको पैसे देने के लिए भी वो कहता कि इसका पेमेंट कौन करेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा या ये डिपार्टमेंट करेगा या वो करेगा। बाकायदा ये सारी चीजें सरकारी पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, इस देश के गरीब जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है, जिसे तुम बर्बाद कर रहे हो, प्रधानमंत्री बर्बाद कर रहे हैं। उनके लिए तो कहना बेकार है, शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म लिहाज तो है ही नहीं। बेशर्मी बिल्कुल चरम सीमा पर इस समय चल रही है, सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग में 100-200 करोड़ रुपए से कम लगते नहीं है। पूरा सरकारी अमला लगता है, पूरी मशीनें लगती है, सरकारी बसें, सरकारी अधिकारी, और साथ में प्रधानों को आदेश कि मनरेगा के जो मजदूर हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं, उन सबको वहां भेजना है। सुमंगलम एक व्यवस्था चला रखी है महिलाओं के लिए, स्वयं समूह वाली, उस स्वयं समूह की सुमंगलम जो योजना है, उसकी जो महिलाएं हैं उनको झूठ बोलकर लाया जाता है, जैसे इलाहाबाद की रैली में उन्हें लाया गया, औरतों ने कहा भी, सबके सामने कहा। ये सारी चीजें हैं, ये लगातार ये सब हो रहा है, ये स्थिति है देश की। और साथियों, इसके साथ कृषि बिल वापस हुए हैं, जो मजदूरों के बिल हैं वो वापस नहीं हुए, वो लड़ाई बाकी है। और सरकार जो लेकर आई थी देश की तबाही के लिए कृषि बिल, किसानों की संघर्ष के बाद वो वापस हुए, लेकिन किसानों की बाकी समस्याएं जो कि त्यों पड़ी हैं, वो समस्याएं गन्ना किसान की समस्या है। तकरीबन 16,000 करोड़ गन्ना किसान का अभी बकाया पड़ा है, अभी उस पर कोई बात नहीं हुई, वो समस्याएं जो कि त्यों बरकरार है। एमएसपी का मुद्दा जो कि त्यों बरकरार है, लड़ना पड़ेगा एमएसपी के लिए, और एमएसपी ही नहीं, एमआरपी, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे किसान आंदोलन में मैंने ये बात उठाई थी, इसको भी थोड़ा सा समझ लें 1 मिनट में कि एमएसपी तो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके विषय में बाकायदा मैं नहीं समझता कि किसी कमेटी की जरूरत है, जब ऑलरेडी कह रखा है, स्वामीनाथन कमीशन ने कह रखा है कि जो किसान की लागत है और जो किसान की जमीन की कीमत है, किराया जिसको कह सकते हैं आप, और उसकी मेहनत जो उसका परिवार उस पर मेहनत करता है, इसको जोड़ के जो एक्चुअल में C2 बनता है, C2 का जो फार्मूला है, उसको उस पर 50% जोड़ के, इसको एक बहुत मोटा सा ऐसे समझ लें कि आज की तारीख में जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर कर रही है, जैसे गेहूं की एमएसपी इस समय 2015 है, तो जो एमएसपी डिक्लेयर कर रखी उस पर 50% और जोड़ दीजिए आप, तो तकरीबन वो चला जाता है, यानी आज की तारीख में जो एमएसपी होनी चाहिए गेहूं की, वो 3,000 के पार होनी चाहिए। 3,000 इतनी एमएसपी जो चाहिए, इसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सबको डिसाइडेड है। यह कानून बनाने की जरूरत है। आप किसी को उसकी लागत का पैसा तो देना चाहोगे कि नहीं देना, उसकी जो लागत है वो नहीं मिलना चाहिए उसे। बड़े अफसोस की बात है कि इस देश में नहीं, दुनिया में, इस देश में विशेषकर, कि कोई भी कोई चीज बनाता है, किसी का उत्पादन करता, उसकी कीमत वो तय करता है। एक किसान ही ऐसा है, किसान की ही स्थिति ऐसी सरकार ने बना रखी है कि वो किसान लगातार मेहनत करता है, रात दिन, महीनों सालों मेहनत करता है, और जो पैदा करता है उसकी कीमत वो नहीं तय करता, या तो व्यापारी तय करेगा या सरकार ने तो केवल दिखावे के लिए कर रहा, हकीकत में तो उसकी कीमत व्यापारी तय करता है, और उसे एक तरह से लूट मची हुई है, लूट के ले जाता है। सरकार ने तय कर रखा है 2015 गेहूं की एमएसपी, और उससे किसान से लिया गया 1,500-1,600 रुपए। सरकार ने तय कर रखी एमएसपी धान की 1,940 रुपए,
और किसान से आप चले जाइए, कहीं भी जाके देख लीजिए आप, धान जो किसान से खरीदा जा रहा है वो खरीदा जा रहा है 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। ठीक यही हाल मक्का का है। मक्का की एमएसपी भी 1900 के आसपास ही है, उससे मक्का खरीदी जा रही 700, 800, 900 रुपए में। मैं अभी लेके आया मक्का, लेके आया मक्का डालने के लिए, चिड़ियाओं को डालने के लिए। उस मक्का 26 रुपए किलो वो मक्का है। आप समझिए कि कितनी है, किसान से ली जा रही है 800 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए, और मार्केट में बिक रही है 26 रुपए। कितना बड़ा अंतर है। ये जो 3 गुने रेट पर बिक रही है, 3 गुने रेट पर, तो ये 2 गुना जो पैसा है, वो पैसा कितना मुनाफा चाहिए आखिर। अरे 20%, 50% ले लो, इतने में भी पेट नहीं भरता। 300%, 3 गुना किसान की फसल को लेकर उस समूह वो कमाया जा रहा है। यह स्थिति है। तो इसलिए हमने जो एमआरपी की बात की, मैंने एमएसपी तो ठीक, एमएसपी के साथ साथ एमआरपी, वो मैंने बात इसलिए की है कि अगर किसान से जो सरकार तय कर रही है उस पर नहीं ले रहे, होना यह चाहिए। और यही हमारी लड़ाई है कि यही, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, इसे लेकर रहेंगे हम कि जो सरकार एमएसपी तय कर रही है, सरकार यह भी तय करे कि इसका मैक्सिमम रेट क्या होगा। आप दे दीजिए, किसान से लेकर जो व्यापारी दे रहा है उसको दे दीजिए 20%, 30% मुनाफा दे दीजिए। कुछ कर तो रहा ही नहीं है, केवल लेके खरीद के तो बेचना ही तो है, उसे दे दीजिए इतना %। उसके बाद में फिर आम लोगों तक जा रहा, उसको भी दे दीजिए, जो खुदरा जो व्यापारी है, दुकानदार है, उसको भी दे दीजिए। उसके बाद में किसान तक, जो वहां तक पहुंच रहा है, आम आदमी तक, उसको तो फायदा मिलना चाहिए। कितना अफसोस है कि जो किसान से लिया जा रहा है 800 रुपए में, वो जो आम आदमी है उसको दिया जा रहा है वो 26 रुपए में, 3 गुने दांव में, 300% पे। तो ना तो किसान को फायदा हो रहा और ना ही जो उसका आखिर में इस्तेमाल कर रहा है उपभोक्ता, जिसे हम बोलते हैं, यानी जो उस चीज को खा रहा है, उसको उपयोग में ला रहा है, ना उसको फायदा हो रहा। किसी को तो फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा किसको हो रहा? बीच के आदमी को, और जो कोई काम नहीं कर रहा। उसने कहा सिंपल इतना ही है, उसके पास पैसा है, पैसे के दम पे खरीद लिया और आगे बेच दिया। तो मेरा मानना यह है कि एमआरपी पर भी कम से कम मैं तो लगातार आवाज उठाऊंगा, यह बात हमें करनी पड़ेगी। तो एमएसपी तय हो, एमआरपी तय हो, लोगों को सही रेट में चीजें मिले। तो ऐसे कितने ही संघर्ष लगातार चलेंगे। और एक साथियों, ईवीएम का संघर्ष, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत साथियों से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन साथियों ने जो साथ देना चाहिए देश के लोगों ने, उस तरह से साथ नहीं दिया। फिर भी हम हतोत्साहित नहीं हैं, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और जो सिग्नेचर कैंपेन ईवीएम के विषय में हमने चला रखा है, हम उसको जारी रखेंगे आगे, और इसको पूरी तरह से हटवाना हमारी प्राथमिकता है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं साथियों। तो हमारा संघर्ष तो जारी है, लगातार जारी है। इस संघर्ष को हम करते रहेंगे साथियों, लगातार इस संघर्ष को हम करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। आपका जीवन नए साल में सुखी हो, आप सब लोग खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।